गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू CSC अकेडमी। कल के हमारे क्लास में हमने यूपीएससी के इकोनॉमी के सिलेबस के अंतर्गत उसके पहले चैप्टर के ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय के ऊपर पूरा क्लास मैंने दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर होता है और अर्थव्यवस्था का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। उन सभी वर्गीकरण को मैंने 1 बाय 1 डिटेल से आपको समझाया था। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक प्रश्न भी कराऊंगी, लेकिन कल के क्लास में चूँकि क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो मैं वो बताना थोड़ा सा ध्यान उतर गया मेरा, बता नहीं पाई वो क्वेश्चन। फ़िलहाल मैंने कमेंट में, प्रीवियस वीडियो के कमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको मेरा कमेंट उस पर मिलेगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कमेंट में उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख ही रहे होंगे। अपने टॉपिक पे आने से पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, कल के टॉपिक से रिलेटेड है ये। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है? इन सभी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की दृष्टिगोचर होती है, वर्णन कीजिए। 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है आपको। अगर आपने कल की क्लास मेरी देखी थी तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कल की पूरी क्लास को अपने आप में समाहित कर लेता है। आपको बताना है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था, और उन सभी वर्गीकरण के पॉइंट्स में से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं, ऐसे टाइप हैं जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर यूँ कहें तो यूपीएससी का लेवल नहीं है इसका, लेकिन चूँकि हमारी क्लास की शुरुआत है और हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करिए। सिंपल क्वेश्चंस को करना, टैकल करना आना चाहिए, तभी आप हार्ड क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो पहले आप इसको लिखिए, देखिए कि क्या आप बेहतर लिख पाते हैं या नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस के स्तर को, लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो फिलहाल ये क्वेश्चन कल के टॉपिक से रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे लिखा हुआ, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। आप देख रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हमारा दूसरा चैप्टर है, पहले चैप्टर में मैंने अर्थव्यवस्था के परिचय के ऊपर डिस्कशन किया था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस टॉपिक में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि आप इकोनॉमी में आए दिन सुनते रहते हैं। आए दिन इकोनॉमी ही छोड़ दीजिए, जब भी आप बातचीत करते हैं देश के बारे में तो अक्सर आपके मुंह से निकलता होगा या जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, जीडीपी की हालत बड़ी ख़राब हो गई है या बहुत अच्छी हो गई है, ग्रोथ रेट इतना है, इतना कम है, इतना ज़्यादा है, मतलब जीडीपी होता रहता है। तो वो जो जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, जीवीए है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारे जो अवधारणा हैं, जो टर्मलॉजीज़ हैं, वो आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो हम आएंगे ही, और पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्लास जो रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, और अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट मैं आप लोग को कल के क्लास में बताऊंगी। ठीक है, चूँकि देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय ये होता क्या है और क्यों ज़रूरी है किसी देश के लिए कि उसकी एक नेशनल इनकम हो, एक राष्ट्रीय आय हो किसी भी कंट्री का। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपका घर है, मेरा घर है, आपका घर है। आपके घर को या किसी के घर को चलाने के लिए एक निश्चित इनकम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में पर मंथ अच्छे खासे इनकम आते हैं तो आप अपने घर की, अपने परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को अच्छे से फुलफ़िल कर देंगे, पूरा कर देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ की आय जो होगी, आपके घर की इनकम अच्छी नहीं होगी, कम होगी या बहुत ही ज़्यादा निम्न होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने यहाँ की इनकम को
अपने आवश्यकताओं के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप अपनी डिमांड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से देश जो है, देश हमारे लिए एक परिवार की तरह है, एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा देश। इस देश को भी चलाने के लिए आय की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं सरकार नौकरियां देती है, सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे देश के अंतर्गत, आर्थिक गतिविधियां, प्रोडक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सभी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे देश के पास एक राष्ट्रीय आय है एक निश्चित मात्रा में। जिस देश के पास, जैसे घरों में होता है कि जिसके घर में ज़्यादा पैसे हैं, जो ज़्यादा इनकम करता है, उसके घर में उतनी अच्छी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन जिसके घर में कम इनकम होता है उसके घर में उतनी ही कम सुविधाएं होती हैं। उसी प्रकार से जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा होता है, जिस देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा होती है, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा होता है, वो देश काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर, नई टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट हो जाती हैं, काफ़ी विकास होता है उस देश का। और जो देश लो इनकम वाले हैं, जिनकी जीडीपी बहुत निम्न है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस देश का अदर कंट्रीज़ के ऊपर कर्ज होता है। जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, इन सभी का उनके ऊपर कर्ज होता है क्योंकि उनके यहाँ की जो पॉपुलेशन है और जो उनके कंट्री का स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग उनका नेशनल इनकम काफ़ी ज़्यादा लो रहता है और जिस हिसाब से वो अपने देश के लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो वो किसी और के यहाँ से उधार मांगते हैं, कर्ज लेते हैं अपने यहाँ की चीज़ों को पूरा करने के लिए। जैसे आपके घर में अगर पैसे ना हो और आप कोई बहुत बड़ा फंक्शन करने जाएं, किसी की शादी हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप अक्सर रिलेटिव से या फ्रेंड्स से या कहीं बैंक से आप लोन लेते हैं ताकि आप उस चीज़ को कर सके। इसी प्रकार से देश में भी होता है। अगर आपके देश की नेशनल इनकम अच्छी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से उधार लेके काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रही राष्ट्रीय आय के बारे में एक बेसिक सी समझ। नेशनल इनकम, या आप कहें कि एक निश्चित अमाउंट की इनकम, चाहे वो घर हो चाहे वो देश हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिलहाल ये तो रही नेशनल इनकम की बात। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक में, राष्ट्रीय आय के टॉपिक में, किन किन चीज़ों के ऊपर हम पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हमारा अध्ययन रहता है। तो राष्ट्रीय आय के इस टॉपिक में कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ अवधारणाएं होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इन टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीडीपी का आपने नाम सुना ही होगा। सेकंड नंबर पे आप जीडीपी से ही रिलेट करता है जीएनपी। थर्ड नंबर पे आता है आपका एनडीपी। फोर्थ एनएनपी। उसके बाद पांचवा आपने एक नया टर्म सुना होगा इकोनॉमी में, जीवीए। और इस समय 2020 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था संभाव्य जीडीपी के ऊपर। संभाव्य जीडीपी के ऊपर 2020 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि संभाव्य जीडीपी क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करती है। ऐसा रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आया था 2020 में संभाव्य जीडीपी से। एक नया टर्म है ये। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे आज का जो हमारा क्लास रहेगा, पहला पार्ट जो रहेगा हमारा इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम के चैप्टर से, इसमें हम लोग इन्हीं अवधारणाओं के ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ये आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये सारी अवधारणाएं एक दूसरे से रिलेट करती हैं और राष्ट्रीय आय में ये किस प्रकार से महत्व रखती हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, देखिए आप अगर यूपीएससी की तैयारी में हैं तो हमेशा ये जान लीजिए कि आपको छोटी से छोटी चीज़ों को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं समझेंगे तो कभी भी आप यूपीएससी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
जब तक आपकी बेसिक समझ नहीं अच्छे से कवर होगी तब तक आप यूपीएससी, चूँकि एक महासागर है, एक समुद्र है, ठीक, एक समुद्र है, और उस समुद्र में उतरने के लिए आपको उसके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। कहाँ गहराई ज़्यादा है, कहाँ गहराई कम है, कहाँ पे आप आसानी से निकल सकते हैं, कहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी अगर धाराएं उल्टी हो जाएं तो आपको कैसे आगे बढ़नी पड़ेंगी, ये सारे सिचुएशन को पहले आपको समझना होगा, देन आप उसमें एंटर करेंगे ताकि आप उसको पार कर सकें। ठीक है, एक आपको मैं बता दूं, जैसे अगर हम समुद्र की एक परिभाषा जैसे कि मैंने आपको दिया, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ। एक स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मैरिली you standing merely you standing and staring on it। ये स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यू कैन नॉट क्रॉस द सी merely you standing and स्टेयरिंग ऑन इट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी महासागर, कोई भी समुद्र को पार करने के लिए आपको उसमें उतरना पड़ता है। ठीक है, यानी कि किसी भी समुद्र को आप उसके किनारे पर खड़े रह के उसको घूरने से पार नहीं कर पाएंगे। पार करने के लिए आपको उसमें उतरना पड़ता है। आप समुद्र के किनारे बीच पे खड़े होके उसको देखिए, उसको घूरिए और मन ही मन में कल्पना कर लीजिए कि अच्छा मैं पार करके चला गया, फिर मेरा इतना बड़ा नाम होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। पूरा इल्यूजन आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया, लेकिन जब आप वास्तविकता को देखेंगे तो आप अभी भी वहीं खड़े हैं। आप उस पार क्या एक कदम भी आगे नहीं गए हैं और आपने पूरा इल्यूजन बना लिया कि आपके पूरे देश में वाहवाही हो रही है कि आपने समुद्र पार कर लिया। इसी प्रकार से यूपीएससी की अगर हम बात करें तो जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर करते हैं, जब हम घर से ये सोच के निकलते हैं कि हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो क्या होता है कि उसी टाइम हम लोग पूरा इल्यूजन कर लेते हैं कि भैया भोकाल हो जाएगा पूरा, मैं आईएएस बन जाऊँगा, धूम मचा दूँगा, लोग आके सलामी करेंगे। ये पूरा इल्यूजन आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं तब जब आपने उसके सिलेबस को भी नहीं देखा होता है। ठीक है, जब आप उसके बारे में जाने ही नहीं है कि वो होता क्या है, आपने अपने पूरे इल्यूजन को अपने माइंड में बना लिया, क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से कुछ नहीं होता है। यूपीएससी अपने आप में एक महासागर है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप ये जानिए। यूपीएससी वर्ल्ड की टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में से तीसरे नंबर पर आती है। टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है यूपीएससी। आप सोच सकते हैं कितनी टफ एग्ज़ाम होगी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है। इसमें नहीं करते, आपको कम से कम 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ने ही हो जाते हैं। अगर आप अपने नोट्स और बुक्स की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम आपके पास 30 से 35 मटेरियल होंगे। कम से कम की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कंसाइज नोट्स लेके चलते हैं, अपना कंसाइज रूप से स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हर एक विषय से 10-10 किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि आपके पास कम से कम 30-40 नोट्स होंगे, बुक्स होंगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपके पास घर भरा होगा आपका। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिनके रूम भरे होते हैं, सांस लेने की जगह नहीं होती, किताबें इतनी रखे उस पर धूल जम गई कि इतनी किताबें होती हैं। तो उतना आपको नहीं रखना है। मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ कि यूपीएससी में बहुत पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है और आप ऐसे ही निकाल लेंगे यूपीएससी। ऐसा नहीं है। आप यूपीएससी के भवसागर में उतरने से पहले उसको अच्छे से जानिए, समझिए। आप इकोनॉमी की, जैसा कि मैं आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहला आपका जो कर्तव्य बनता है कि इकोनॉमी के सिलेबस को अच्छे से समझिए। मैंने आप लोगों को इकोनॉमी की ऑफिशियल सिलेबस दिखाने के बाद उसका जो मेरी स्ट्रेटजी है वो भी मैंने आपसे बताया कि किस प्रकार से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि यूपीएससी ने सिलेबस में तो नहीं लिखा है, लेकिन उससे क्वेश्चन वो पूछती हैं। वो भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी में मेंशन किया हुआ है।
इकोनॉमी की एक एक चीज़ को आप समझिए कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अगर आप राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं तो आप इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़िए। जीडीपी का मतलब क्या होता है, सिर्फ राष्ट्रीय आय के लिए नहीं, आप पूरी इंडिया की इकोनॉमी को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीडीपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। ये चीज़ें आगे चल के आपको बहुत सी जगह देखने को मिलेंगी। ये टर्मिनोलॉजीज आप आए दिन न्यूज़पेपर में, टीवी पे सुनते ही रहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी के सेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं जैसे जैसे अपने एक एक चैप्टर पे आगे बढ़ती रहूँगी, इसीलिए तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि एक भी चीज़ें छूटे ना। सारी टर्मिनोलॉजी को भी मैं अच्छे से क्लियर कराऊँगी और उसी के साथ साथ इनका पूरा डिटेल भी आपको बताऊँगी। तो फिलहाल ये सब रही थोड़ी ज्ञान की बातें। अब आते हैं अपने हम मेन पॉइंट के ऊपर। एक बार इसे आप फिर से पढ़ लीजिए कि यू कैन नॉट क्रॉस द सी मैरिली यू स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग ऑन इट। ठीक है, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मैरिली यू स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग ऑन इट। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीवीए और संभाव्य जीडीपी, एक नया टर्म है, इन सभी के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी की सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। या यूँ कहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चाहे जो कहिए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, जो भी आप कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जीडीपी की हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है। जीडीपी की डेफिनेशन होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कही जाती है। ये हमारा जीडीपी का डेफिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंतर्गत, उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कही जाती हैं। अब यहाँ पर इस परिभाषा में आप कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए
एक तो घरेलू सीमा जो वर्ड है इसको ध्यान दीजिए, दूसरा एक वर्ष, इसको ध्यान दीजिए, वस्तुओं एवं सेवाओं ये, और आपका अंतिम मौद्रिक मूल्य, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको अब जानना है किन किन चीज़ों को, कि घरेलू सीमाएं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। घरेलू सीमाओं के अंतर्गत हम बात करें तो उस देश की, या हम यूँ कहें जैसे हमारा भारत है तो भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक सीमाएं, समुद्रिक सीमाएं, समुद्रिक सीमाएं, जल क्षेत्र, वायुमंडल, विदेशी अंतः क्षेत्र, विदेशी अंतः क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आप दूतावास, सैन्य अड्डे इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही घरेलू सीमा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। घरेलू सीमा से तात्पर्य है कि जीडीपी का जब हम लोग गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तब हम लोग सिर्फ भारत की घरेलू जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको ऐड करते हैं। विदेशों से जो हमारी इनकम है, जो चीज़ें आती हैं, उनको ऐड नहीं करते हैं। सिर्फ जो हमारी घरेलू है, यानी हमारे देश के अंतर्गत जो आर्थिक लाभ हमें होता है, जो आर्थिक गतिविधियां हमारे देश की हैं, उनको हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो देखिए, किसी भी देश का एक भौगोलिक सीमा होता है, भौगोलिक विस्तार होता है। ठीक है, हमारे देश का एक अपना भौगोलिक विस्तार है। फिर उस देश का एक पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिटिकल विस्तार होता है, एक राजनीतिक विस्तार होता है। दूसरा तो जैसे आपने जब मैप देखा होगा जब आपने मैप देखा होगा इंडिया का, तो एक मैप आता है राजनीतिक मैप और एक आता है भौगोलिक मैप। तो किसी भी देश का एक पॉलिटिकल विस्तार होता है, एक भौगोलिक विस्तार होता है, एक आर्थिक सीमा होता है, समुद्रिक सीमा होता है। जैसे हमारा देश अगर हम बात करें तो 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। तो जो भी देश समुद्र से घिरा होता है, जिस पर्टिकुलर समुद्र के पास होता है, उस समुद्र का कुछ किलोमीटर तक का एरिया, कुछ नॉटिकल माइल तक का एरिया जो है वो उस देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो समुद्रिक सीमा और जल क्षेत्र, वायुमंडल मतलब हमारे देश जहाँ पर लोकेट करती है उसके ऊपर का कुछ किलोमीटर तक का वायुमंडल पे अपना अधिकार होता है, अपने देश का अधिकार होता है। इसीलिए होता है ना कि 1970 में जब 71 में जब इंडिया बांग्लादेश से जब वॉर हो रहा था, इंडिया बांग्लादेश का, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हो रहा था, तो हथियार लेने के लिए जब ये लोग इंडिया के मतलब ऊपर से हवाई जहाज के माध्यम से हथियार मंगवाने के लिए जा रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्हें ऊपर ही रोक दिया गया था कि हमसे लड़ने जा रहे हो और हमारे ऊपर से ही जाओगे हथियार लेने। उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें नहीं भेजा गया था। तो इसीलिए कुछ दूर तक का वायुमंडल जो होता है वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद विदेशी अंतः क्षेत्र। विदेशी अंतः क्षेत्र का मतलब ये है कि हमारे देश के, किसी भी देश के जो दूतावास होते हैं वो हर देश में मौजूद होते हैं। जैसे मेरे देश का कोई दूत, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई दूतावास होता है
अमेरिका में, ब्रिटेन में, रशिया में, पाकिस्तान, इवन मतलब हर जगह होता है। हर एक कंट्री का अपना एक एक आदमी उन्होंने किसी दूसरे देश में बैठाए हैं जिसको दूत बोलते हैं, उनके लिए दूतावास होता है। तो ये दूतावास जो आता है ये हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आता है, वो किसी भी देश के अंतर्गत हो। दूसरा, सैन्य अड्डे, अगर हमने किसी और देश की सीमा पे अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं जहाँ पे हमारी सेना अपनी गतिविधियाँ करती हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, हम अपने देश की सिक्योरिटी के लिए किसी अन्य देश के पास, जैसे कि मालदीव्स में हमारे हैं, तो हम लोग निगरानी रखते हैं आसपास के कंट्रीज़ के ऊपर। जैसे चाइना सब कवर कर रहा है इंडिया को, हर जगह अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। तो जिस भी देश के सैन्य अड्डे जहाँ जहाँ भी पूरे विश्व में कहीं भी मौजूद होंगे तो वो सैन्य अड्डे भी हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उस पर जो भी चीज़ें होती हैं वो भारत सरकार वहन करती है, उस देश की सरकार नहीं वहन करती है जहाँ पे वो होती हैं। अर्थात यहाँ पर घरेलू सीमा की बात की जा रही है जिसमें उस देश की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक सीमा, समुद्रिक सीमा, जल क्षेत्र, वायुमंडल, विदेशी अंतर क्षेत्र, जिसमें आपके दूतावास और सैन्य अड्डे शामिल होते हैं, ये आते हैं। अब एक वर्ष मैंने आपको बताया, तो एक वर्ष को आप जान लीजिए कि एक वर्ष का मतलब जनवरी से दिसंबर नहीं है, ठीक है, जनवरी से दिसंबर नहीं है। भारत का जो एक वित्तीय वर्ष है, भारत का वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का क्या है, वित्तीय वर्ष। तो इकोनॉमी में जब भी आप फाइनेंशियल ईयर पढ़ते हैं या एक साल की अगर आप कहीं भी उल्लेख पढ़ते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष का उल्लेख कहीं पे देखते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो अप्रैल से मार्च तक का है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। ये आपका अप्रैल से मार्च तक के लिए रहता है भारत का वित्तीय वर्ष, भारत का फाइनेंशियल ईयर। तो आप देखिए घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के उस वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के हों, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। अंतिम मौद्रिक मूल्य यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि उस वस्तु एवं सेवाओं का मध्यवर्ती मूल्य इसमें नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर उसको करने लगेंगे तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाएंगी, तो इसीलिए सिर्फ अंतिम मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाता है। इसको हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कपास के उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण तक का सफर, ठीक है, इसको आप समझिएगा। अंतिम मौद्रिक मूल्य की जैसा कि मैं बात कर रही थी, तो जब भी किसी देश के अंतर्गत जीडीपी का आकलन होता है तो अंतिम मौद्रिक मूल्य को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि मध्यवर्ती मूल्य समय समय पर बदलते रहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी किसान ने कपास की खेती की, कपास उत्पादित हुआ, फिर उसने कपास को बेचा, ठीक है, और उसके उत्पादन में उसकी लागत में जो खर्चे आए अगर आप उनको देखिए, उसके बाद कपास को उसने किसी को बेचा, फिर उसके बाद उस कपास से सूत बनाए गए, धागे बनाए गए, उन धागों से या फिर कपड़े बनाए, जो भी फैब्रिक निर्माण होता है, इस बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारी जगहों पर इनका मूल्य जो है वो बदलता रहता है। उसके बाद एक फैब्रिक बनता है, उस फैब्रिक से फिर वो कहीं और जाता है जहाँ पर कपड़े बनते हैं, कपड़ों का निर्माण किया जाता है, तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े बनाए जाते हैं, फिर उन कपड़ों को शोरूम तक या फिर दुकान तक, मॉल तक पहुँचाया जाता है। फिर उसके बाद वो हम लोग खरीदते हैं, उसको विक्रेता के पास वो पहुँचता है, जो लोग उसको खरीदते बेचते हैं।
तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कपास के उत्पादन से लेकर के वस्त्र निर्माण तक का जो सफ़र है उसके बीच के जितने भी मूल्य हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत शामिल उसको किया जाता है जिस मार्केट प्राइस पे हम लोग उसको खरीदते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है जो कि उस पर अंकित होता है, जो उस पर लिखा होता है जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसी की गणना की जाती है जीडीपी के अंतर्गत, उन्हीं को जोड़ा जाता है। यानी एक साल में जितनी भी वस्तु जितनी भी सेवाएं हमारे यहाँ पर उत्पादित हुई हैं उन एक साल की पूरी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, जो प्राइस होता है, उसको ही ऐड किया जाता है पूरा मिला करके, और उसी से हमारा जीडीपी बनता है। मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है और केवल घरेलू सीमा के अंतर्गत चीज़ों को जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो इस लिहाज से जीडीपी की ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जीडीपी को दो प्रकार से देखा जाता है किसी भी देश के अंतर्गत जब हम जीडीपी की बात करते हैं। तो एक तो होता है पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रय शक्ति तुल्यता। क्रय शक्ति तुल्यता, या इंग्लिश में अगर आप देखिए तो पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, एक तो जीडीपी की जो गणना होती है वो पीपीपी मॉडल पर होती है, जिसके लिहाज से भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। पीपीपी मॉडल पर इकोनॉमी के जीडीपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी है चाइना और यूएसए के बाद। ठीक है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। चाइना और अमेरिका के बाद अगर बात करें कि ये कितनी है, तो 1 सेकेंड जी, पीपीपी मॉडल पर यानी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर हम बात कर रहे थे भारत की जीडीपी को, तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है और इसका अमाउंट जो है वो 11.745 ट्रिलियन का है। 11.745 ट्रिलियन डॉलर में है ये। ठीक है, इतना है पीपीपी मॉडल के आधार पर, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर भारत की जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो सेकंड आधार आता है, सेकंड आधार जो जीडीपी को दर्शाने के लिए देखा जाता है वो है प्रचलित विनिमय दर के आधार पर। प्रचलित विनिमय दर के आधार पर, यानी कि यूएस डॉलर में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर इंडिया की जो जीडीपी है वो है 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये अप्रॉक्स 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। ठीक है, तो प्रचलित विनिमय दर के आधार पर भारत की जो जीडीपी है वो 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है और पीपीपी यानी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर भारत की जीडीपी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है चाइना और यूएसए के बाद। तो इस प्रकार से जीडीपी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स बन सकते थे उन सभी चीज़ों का हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी हर चीज़। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जीएनपी के ऊपर, हमारे सेकंड अवधारणा सेकंड टर्म के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है जीएनपी। जीडीपी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से मैं इसकी परिभाषा आप लोगों से रिवाइज कराती हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का होता है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कही जाती हैं। पीपीपी मॉडल पर यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल पर क्रय शक्ति तुल्यता आधार पर भारत की जीडीपी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है और
प्रचलित विनिमय आधार यानी कि नॉमिनल जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बेस पर अगर हम देखें तो भारत की जीडीपी विश्व की 5th लार्जेस्ट जीडीपी कही जाती है। अब हम लोग अपने दूसरे टर्म के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होता है जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको समझने के लिए आप एक फॉर्मूला देखिए जिससे आप बेहतर ढंग से इसको समझ ले जाएंगे। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित निवल आय। निवल आय, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित निवल आय। सबसे पहले आप इसको समझिए कि जीडीपी के साथ ही साथ, चूँकि जीडीपी में हम सिर्फ घरेलू सीमा के अंतर्गत चीज़ों को जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, घरेलू सीमा के साथ साथ विदेशी जो आय हैं, हमारे विदेशी जो लेन देन है, इनकम है, उनको भी जोड़ लेते हैं, यानी विदेशी सीमा को भी इसमें जोड़ लेते हैं। घरेलू सीमा प्लस विदेशी सीमा। और जब सिर्फ घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य देखते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त होती है, लेकिन अगर उसमें हम विदेशी सीमा के अंतर्गत हमारे आने वाले इनकम को जोड़ लें तो हमें हमारी जीएनपी प्राप्त हो जाती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। लेकिन अब हम कहेंगे कि ये विदेशी आय जो है, विदेशों से अर्जित निवल आय, एक तो टर्म यहाँ पर है कि ये निवल आय क्या होता है। निवल आय को समझने से पहले हम समझेंगे कि विदेशों से हमारे देश में किस प्रकार से, कितने प्रकार से आय अर्जित किए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक तो आपका इसमें आता है निजी प्रेषण, विदेशी ऋण से प्राप्त ब्याज, और तीसरा आपका आता है विदेशी अनुदान, जिसको हम लोग ग्रांट्स बोलते हैं। इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। निजी प्रेषण का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो निजी प्रेषण देखने में तो बड़ा भयंकर सा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है। होता क्या है कि हमारे देश के कुछ नागरिक हैं जो दूसरे देश में काम करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, और दूसरे देश के कुछ नागरिक हमारे देश में काम करने आते हैं। हमारे देश के जो नागरिक दूसरे देश में काम करते हैं, वहाँ पर पैसे कमाते हैं और भारत में आते हैं, और जो वो उनसे लेन देन करते हैं, उससे जो भारत को इकोनॉमी जो इनकम प्राप्त होती है उसे कहते हैं निजी प्रेषण। ठीक है, यानी ऐसे भारतीय जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं और भारत में आकर के उससे क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उससे जो आय प्राप्त होती है उसे निजी प्रेषण कहते हैं। और उसके बाद विदेशों से प्राप्त जो ब्याज होता है, विदेशों से जो हमें विदेशों से विदेशी ऋण से प्राप्त ब्याज सेकंड नंबर पे आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि विदेशी काफ़ी सारी ऐसी देश हैं जो कि हमसे उधार लेते हैं, ठीक है, वो हमसे ऋण पे ब्याज पे उधार लेते हैं, और हम उनको उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ पैसे उधार देते हैं। फिर उस उधार पर एक निश्चित इंटरेस्ट अमाउंट होता है कि इतनी ब्याज आपको अदा करनी रहेगी हमें अपने इस लोन के ऊपर। तो हमारा कंट्री जिस भी देश को विदेशी ऋण देता है, यानी कि उधार देता है, तो उसके उधार से हमें जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो भी इसमें शामिल होती है।
और उसी प्रकार से ग्रांट, विदेशी अनुदान, काफ़ी सारे कंट्री या फिर काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल जो फोरम हैं, जो संस्थाएं हैं, वो क्या करती हैं कि वो हमें ग्रांट देती हैं, अनुदान देती हैं। तो वो अनुदान की जो राशि हमें प्राप्त होती है वो भी हम इसी में ऐड करते हैं। अब ये तो रही कि विदेशों से हमें इन 3 प्रकार से आय प्राप्त होती है, निजी प्रेषण, विदेशी ऋण से प्राप्त ब्याज, और तीसरा हो गया विदेशी अनुदान। अब यहाँ पे आता है कि ये निवल आय क्या है। ठीक है, निवल आय क्या है। अब इसको देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भारतीय हैं जो कि विदेशों में जाकर के आय अर्जित करते हैं, और कुछ विदेशी हैं जो भारत में आकर के आय अर्जित करते हैं और अपने देश में लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि निवल आय का मतलब होता है विदेशों से अर्जित, भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय इज इक्वल टू निवल आय। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसे। निवल आय, निवल विदेशी आय का जो सही फॉर्मूला होता है निवल विदेशी आय का फॉर्मूला होता है कि भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय। ये होता है निवल आय का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको इन तीनों पे अप्लाई अगर हम करें तो आप क्या देखेंगे। अगर हम निजी प्रेषण की बात करें तो आप ये जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा भारतीय दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं, और निजी प्रेषण से प्राप्त निवल आय की अगर हम बात करें तो ये भारत के मामले में हमेशा प्लस पे रहता है, यानी कि ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में भारतीय दूसरे देशों में जा कर के, जैसे कि अरब कंट्री हो गया, USA हो गया, ये सारी जगह हो गई, कनाडा हो गया, बहुत सी भारतीय विदेशों में जा कर के आय अर्जित करते हैं। उतने विदेशी भारत में नहीं आते हैं जितना भारतीय विदेशों में जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय हैं वो विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय से ज़्यादा होती है। सपोज़ अगर आप ये मान लीजिए कि भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय 100 रुपया है, भारतीय 100 रुपया कमा रहे हैं और विदेशी जो हैं वो हमारे यहाँ से 70 रुपया कमा के ले जा रहे हैं, तो हमारा जो निवल आय होगा वो 30 रुपया प्लस में रहेगा, घाटा में नहीं रहेगा। भारतीय यहाँ पर हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारतीय 100 रुपया कमा के ला रहे हैं और विदेशी 70 रुपया कमा के ले जा रहे हैं, तो अंतर यहाँ पर आ जाता है 30 रुपया का। अब हम ये देखते हैं ये 30 रुपया घाटा में है कि फ़ायदे में है, तो ये 30 रुपया फ़ायदे में है। तो हम लोग निवल आय जब जोड़ते हैं तो ये 30 रुपया जोड़ते हैं, 100 रुपया नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि अगर 100 रुपया हम अपने यहाँ लाए हैं तो 70 रुपया तो हम दिए भी तो हैं, तो सिर्फ 30 रुपया हम लोग देते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट से मिली है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो भारत हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट पे रहता है। वहीं अगर हम विदेशी ऋण से प्राप्त ब्याज की बात करें तो भारत के संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो ये हमेशा माइनस में रहता है। ये कैसे? ये हमेशा भारत के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव रहता है। कैसे अगर देखें तो भारत जो है वो लोगों को उधार उतना नहीं देता है जितना वो उधार लेता है। ठीक है, इंडिया जिस रेट से उधार लेता है उस रेट से उधार देता नहीं है, इसीलिए हमें ब्याज भरने ज़्यादा पड़ते हैं, ब्याज मिलते कम हैं। तो जितना हम ब्याज भरते हैं और जितना हमें ब्याज मिलते हैं, उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो ब्याज अदायगी है वो ज़्यादा है। इस लिहाज से यहाँ पर हम हमेशा नेगेटिव रहता है, हमें यहाँ पर घाटा ही रहता है। उसके बाद तीसरा विदेशी अनुदान की बात करें तो ये तो ऐसी चीज़ है कि ये वापस नहीं की जाती है। ग्रांट्स अगर कोई आपको देता है तो वो वापस नहीं की जाती हैं,
ये अलग चीज़ हो गई। तो ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। जीडीपी के बारे में मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जब हम, जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष में अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद कही जाती है। और जीडीपी में वार्षिक जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है जीडीपी के अंतर्गत, क्या हम जीडीपी को अगर हम देखें तो जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन उस देश की जीडीपी ग्रोथ या फिर वृद्धि दर कही जाती है। क्या कही जाती है? वृद्धि दर कही जाती है, वृद्धि या ह्रास दर कही जाती है। जीडीपी में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन जो होता है हर वर्ष, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि आप ये मान के चलिए कि सपोज किसी देश की जो इकोनॉमी है, जो पूरी राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, वो 100 रुपया है। ठीक है, माना किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो 100 रुपया है और अगले साल उसकी राष्ट्रीय हो गई 107 रुपया, तो उसके जो आय में 7 रुपये की वृद्धि हुई, यानी कि 7% की वृद्धि हुई। तो ये 7% क्या हुआ? उस देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट हुआ। क्या हुआ? ग्रोथ रेट हुआ, यानी कि वृद्धि दर हुआ। अगर पिछले वर्ष 100 रुपया थी और इस वर्ष 107 रुपया हो गई, यानी कि 7 रुपये का इजाफा हुआ, और इसका तात्पर्य है कि आपकी जीडीपी में 7% की वृद्धि हुई। इसके लिहाज से हमारे जो भारत का ग्रोथ रेट है वर्तमान में 7.5% का है। 8.2% था, अनुमान था कि 9.2% के हिसाब से रहेगी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन चूँकि इकोनॉमी में हमारे कोविड-19 का जब सिचुएशन आया तो उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखी गई, काफ़ी सारी चीज़ों में रुकावटें आई हमारे यहाँ पे। तो इस लिहाज से क्या हुआ कि हमारे देश की जो वृद्धि दर थी वो थोड़ी सी डाउन हुई बढ़ने की जगह पर। तो 7.5 जो है हमारे यहाँ की वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है जीडीपी की। तो इस प्रकार से हमने जीडीपी और जीएनपी की पूरी डेफिनेशन को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दो और टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। एक तो है आपका एनडीपी और दूसरा है आपका एनएनपी। ठीक है, जीडीपी हमने आपको बताया ही, और जीएनपी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम लोग जीडीपी के अंतर्गत विदेशों से भी जो अर्जित आय है उनको भी जोड़ देते हैं, तब हमें प्राप्त हो जाता है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी। और बात करें जीएनपी की, तो जीएनपी जो है वो जीडीपी से ज़्यादा विस्तारित है। और होगा क्यों नहीं? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समाहित जो की गई हैं, विदेशों की प्राप्त आय को भी उसमें समाहित किया गया है, इस वजह से वो ज़्यादा विस्तारित है। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा जीडीपी और जीएनपी की बात। अब हम आते हैं एनएनपी और एनडीपी की बात पे। ठीक है, एनडीपी और एनएनपी की अगर हम बात करें तो एनडीपी का मतलब होता है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास या घिसावट की दर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है एनडीपी का है। एनडीपी का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनडीपी के अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट की दर। घिसावट यानी कि डिप्रेशिएशन यानी कि घिसावट की दर। और घिसावट की दर कैसी दर? उत्पादन के
साधनों में होने वाला उत्पादन के साधनों में होने वाला मूल्य ह्रास। उत्पादन के साधनों में होने वाला मूल्य ह्रास, ये हमारा फॉर्मूला है। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट दर। घिसावट दर का मतलब होता है उत्पादन के साधनों में होने वाला मूल्य ह्रास। अब आप कहेंगे उत्पादन के साधन का क्या तात्पर्य है? जैसे कि किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होते हैं। अगर आप पंखा बना रहे हैं सपोज दैट, तो आपको पंखा बनाने के लिए जो भी चीज़ें उसमें लगती हैं, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए। जैसे लोहा चाहिए, आपको वायर चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब आपको चाहिए होती हैं। मैग्नेट चाहिए होता है। तो उत्पादन के साधनों में जो आपको जो भी वस्तुएं होती हैं, उसको उत्पादन करने में जिन जिन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, उसमें होने वाला वार्षिक मूल्य ह्रास। जैसे कि अगर हम देखें तो पंखा जो है, बिजली का जो पंखा है, उसका जो मूल्य ह्रास रेट निर्धारित किया गया है, पंखा का घिसावट दर जो निर्धारित किया गया है वो है 10% वार्षिक। यानी कि जो पंखे का मूल्य है वो वार्षिक तौर पर 10% घटता चला जाएगा। अगर आज आप किसी पंखे को 1000 में लेकर के आए हैं तो अगली बार उसमें 10% का नेक्स्ट ईयर उसमें गिरावट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वहीं मकान की अगर हम बात करें तो मकान की जो घिसावट दर है, मकान की घिसावट दर जो है वो है 1%, क्योंकि उसमें जिन चीज़ों का यूज होता है, सीमेंट और ईंट, इन सबको माना जाता है कि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ें हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। इसीलिए इस पर 1% वार्षिक का घिसावट दर लगता है। यानी इसकी जो कीमत है वो 1 वर्ष में 1% गिरती है, उससे ज़्यादा नहीं। मकान की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 1 वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसके नेक्स्ट ईयर उसमें जो भी मूल्य ह्रास आता है उसकी घिसावट दर के अकॉर्डिंग उसको घटा करके हमें हमारा शुद्ध राष्ट्र घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि एनडीपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि है एनएनपी। यहाँ पे अब आता है आपका चौथा जो पॉइंट, वो आता है एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी है शुद्ध घरेलू उत्पाद और ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट की दर। घिसावट की दर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। और एक फार्मूला बनता है आपका एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस विदेशी निवल आय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है, सेकेंड फार्मूला। अब ये कैसे, इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो देखिए, एनएनपी को अगर इस परिभाषा से अगर हम समझें तो जीएनपी चूँकि जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित निवल आय का योग होता है, तो उसमें चूँकि जीडीपी और विदेशों से अर्जित जो आय हैं वो शुद्ध रूप में नहीं है, उनकी घिसावट दर को उसमें से घटाया नहीं गया है। तो जब हम उसकी घिसावट दर को उसमें से घटा देते हैं, जीडीपी में से उसकी घिसावट दर को घटा देते हैं और शुद्ध निवल विदेशी आय प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके जो योग होता है, यानी कि जीएनपी माइनस घिसावट की दर। जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस
विदेशों से अर्जित निवल आय, अब उसमें से जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी अगर हम घिसावट दर को घटा देंगे तो हमें हमारा एनएनपी मिल जाएगा। एनडीपी में क्या था कि यहाँ पर जीडीपी माइनस घिसावट था। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर विदेशी आय नहीं शामिल थे, लेकिन यहाँ पर विदेशी आय शामिल है, जीएनपी में विदेशी आय शामिल हैं। और अब इनमें से इनकी घिसावट दर को अगर हम घटाएंगे तो हमें हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। या फिर अगर हम कहें एनडीपी जो कि एक शुद्ध रूप है, इसमें अगर हम विदेशों से अर्जित निवल आय को जोड़ देते हैं, एनडीपी चूँकि हमें यहाँ पर शुद्ध प्राप्त हो जाता है, अब जीएनपी में जो विदेशों से प्राप्त निवल आय हैं उसको अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमें हमारा एनएनपी इस फॉर्मूला से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि जब भी जीएनपी में से हम लोग घिसावट की दर को घटाते हैं तब हमें राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी कि सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। जब हम जीएनपी में से घिसावट की दर को घटाते हैं तब हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, या फिर जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से अर्जित निवल आय को जोड़ देते हैं तब हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये दो इसकी फॉर्मूला बनते हैं, डेफिनेशन बनते हैं। और अगर हम बात करें, इन चारों का एक दूसरे से इक्वली रिलेशन बैठता है। ठीक है, और ये कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। जीडीपी में विदेशी आय को हम जोड़ते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त होती है। जीडीपी में से घिसावट की दर घटाते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं इक्वली। जीडीपी में जब हम लोग विदेशी आय को जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है विदेशी आय जोड़ने पर। यहाँ से हम घिसावट हटा देते हैं, घिसावट की दर को, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है एनडीपी। और एनडीपी में जब हम विदेशी आय जोड़ देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। या फिर जीएनपी में से घिसावट को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये चारों जो हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सभी चारों टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर चर्चा कर ली है। ओके, अब चूँकि ये चारों हमारी ख़त्म हो गई है, जो दूसरे दो और बचे हुए थे जिसमें से एक था जीवीए जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो सभी सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, उन सभी का अंतिम में जो मौद्रिक मूल्य रहता है, यानी कि उनका अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है उनको नेशनल आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, जीवीए पे आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनएनपी की हमने चर्चा की थी, एनएनपी की जो हमने चर्चा की, एनएनपी को ही हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध रूप होता है किसी भी देश की इनकम का, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसी राष्ट्रीय आय को जब हम पर कैपिटा इनकम हमें निकालना हो, पर कैपिटा इनकम हमें निकालना हो तो इसी राष्ट्रीय आय को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। हमें हमारा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है, यानी कि PCI पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम या NNP
डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री या पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। तो इस प्रकार से हमें हमारा पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा पर कैपिटा इनकम कम होने का एक रीज़न ये भी होता है, अराउंड 2 लाख आज के डेट में हमारा क्या है, पर कैपिटा इनकम है। 2 लाख हमारा प्रति व्यक्ति आय हैं हमारे देश की। ये और ज़्यादा होती अगर हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो कम होती तो, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन से भाग देते हैं। सपोज आप एक यहाँ पर समझिएगा, अगर मान लीजिए कि किसी देश का राष्ट्रीय आय 1000 रुपया है और उस देश की पॉपुलेशन है 10, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगा 100 रुपया। लेकिन वहीं अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय है 1000 और पॉपुलेशन है 100, तो जो राष्ट्रीय आय आएगा वो आएगा 10 रुपया। ठीक है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ की जो नेशनल इनकम है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ की जनसंख्या भी उतनी ही ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होता है कि जो प्रपोर्शन बनता है वो बहुत ही कम आ जाता है पर कैपिटा इनकम का। अब चूँकि हम बात कर रहे थे जीवीए की, तो जीवीए जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, जीवीए जो होता है वो उसके तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र द्वारा अंतिम में वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जोड़ करके लाया जाता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे समझिएगा। जीवीए जो होता है वो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में के तीनों क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का मतलब होता है प्राथमिक प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक के अंतिम वस्तु एंड सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यानी कि यहाँ पर अंतिम मौद्रिक मूल्य की बात नहीं की जा रही है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात की जा रही है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में इन तीनों ही सेक्टर से लास्ट में जो अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीवीए कहा जाता है। ठीक है, और वही संभाव्य जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें भविष्य में जीडीपी की संकल्पनाएं की जाती हैं। यानी कि भविष्य में जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन है उनका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों की जो व्याख्या है वो संभाव्य जीडीपी में की जाती है। इसमें वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में होने वाले उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जीवीए की ये डेफिनेशन रही। और संभाव्य जीडीपी की हम बात करें तो संभाव्य जीडीपी जो होती है संभावना व्यक्त करती है भविष्य में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन पर कि उसमें कितने औसत मूल्य लग सकते हैं, किस प्रकार से आगामी जो हमारा समय है उसमें किस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ों की बात हम करते हैं संभाव्य जीडीपी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारा नेशनल इनकम के इस पार्ट में, जो कि हमारा पहला पार्ट था, हमने इसकी अवधारणाओं के ऊपर चर्चा की। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीवीए, संभाव्य जीडीपी, इन सभी के ऊपर आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। बाकी इसके दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार से होता है, उसके मापने की क्या प्रक्रियाएं हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में। और जो भी चीज़ें बची हैं, जो भी कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी हम उसमें डिस्कस कर ले जाएंगे। राष्ट्रीय मापन का आधार इतिहास क्या रहा है ये भी हम जानेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं राष्ट्रीय आय के मापन में, उनकी विधियाँ कितने कितने प्रकार की हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी जो भी क्वेरीज हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्लास में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।